नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहलगाम अटैक के 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली, पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी मास्टरमाइंड। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम में जांच के लिए पहुंच गई है। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई है। सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। बोकारो के युवक ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई खुशी, कहा शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर-ए-तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मंगलवार को हुए इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। एक यूजर जिसने खुद को इस्लामिक वकील और झारखंड का बोकारो निवासी बताया है, उसने लिखा, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर-ए-तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। हमें ज़्यादा खुशी होगी अगर आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मीडिया को निशाना बनाया जाए। इसके बाद उसने एक और पोस्ट साझा की और लिखा, हर लम्हा 24 घंटे शबाना रोज पूरे साल पहलगाम में भारी फोर्स की मौजूदगी होती है। बावजूद इसके हिंदू भाइयों का कत्लेआम दहशतगर्द तंजीम बीजेपी की बड़ी साजिश है। पुलवामा की तरह मजहबी सफर अमरनाथ से कब्ल या हमला उमर अब्दुल्ला को बदनाम करने की बुरी साजिश है। इस पर यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और झारखंड पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद बोकारो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम का आतंकी साया रांची पर छाया, स्टेशन एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की चौकसी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रहा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंगलवार की रात 10:30 बजे के दौरान एयरपोर्ट पर आगमन वाले मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। रांची रेल मंडल में सुरक्षा सख्त करने का निर्देश रेल खुफिया एजेंसी SIEB की ओर से मिलने के बाद से RPF की टीम अलर्ट मोड में दिखी। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ और मौजूद यात्रियों से गहराई से पूछताछ की जाती रही। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगे स्क्रीनिंग मशीन से भी हर यात्री के साथ उपलब्ध सामान, बैग, सूटकेस और ट्रॉली बैग समेत थैला बैग का जांच की जा रही है। स्टेशन पर रूटीन जांच के अलावा निगरानी रखने के मामले में तेजी आई। GRP एवं RPF की टीम स्टेशन परिसर में मौजूद हर यात्री की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए दिखी। स्टेशन परिसर में ड्यूटी पर तैनात RPF के तैनात जवान भी मुस्तैद दिखे। हेमंत सोरेन ने बताया, पहलगाम हमला कायराना, दिवंगतों के लिए प्रार्थना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला झकझोर देने वाला है। मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। धनबाद में सफाई कर्मी को बाराती बस ने कुचला, बेकार बांध के पास हादसा, 2 घायल, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में नगर निगम के सफाई कर्मी बजरंगी भुइयां की मौत हो गई है। यह सड़क हादसा बेकार बांध स्थित पूजा टॉकीज के पास की है, जहां एक बाराती बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 अन्य सफाई कर्मी विक्की भुइयां और फुलहा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस समय हुई जब तीनों सफाई कर्मी एक बाइक पर सवार होकर निगम कार्यालय ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस दौरान टुंडी जा रही बाराती बस ने उन्हें
टक्कर मार दी। बस चालक बाइक को रगड़ते हुए राजेंद्र सरोवर तक ले गया। इसके बाद बस से उतरकर मौके से फरार हो गया। बस में सवार यात्री भी बस से उतरकर चले गए। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निगम के ट्रैक्टर और टिपर वैन से सड़क जाम कर दी। मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, धनबाद सीओ शशिकांत सिंकर और थाना इंस्पेक्टर आर.एन. ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कोडरमा के शर्मा बुक सेंटर में एसडीओ का छापा। असली कीमत छिपाकर दोगुने दाम में बेच रहा था किताब। गोदाम से स्टिकर लगाने वाली मशीन मिली। कोडरमा में एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने झुमरी तलैया शहर के सबसे बड़े किताब विक्रेता शर्मा बुक सेंटर की दुकानों और गोदाम में छापेमारी की है। इस छापेमारी ने सबको चौंका कर रख दिया है। डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश और अभिभावक संघ की ओर से मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान यह पता चला कि शर्मा बुक सेंटर किताबों की प्रिंट रेट पर अपना छापा हुआ कीमतों का स्टिकर लगाकर किताबें बेचता था। एसडीओ रिया सिंह ने नेतृत्व में एक टीम ने शर्मा बुक सेंटर की दुकानों और गोदाम में छापेमारी की। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गोदाम से बड़ी संख्या में ऐसी किताबें मिली जिन पर ओवर प्रिंटिंग की गई थी। किताबों के अवास्तविक मूल्य को छिपाकर अधिक कीमत अंकित की गई थी। कई किताबों पर असली कीमत से दुगने मूल्य के स्टिकर चिपकाए गए थे। एसडीओ ने इन किताबों को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। छापेमारी के दौरान किताब विक्रेता ने गोदाम में ताला लगाकर घर में छिप गया था और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। अधिकारियों के बार बार कहने पर भी वह बाहर नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने गोदाम की निगरानी के लिए तिलैया पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। जांच में गोदाम में एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन भी मिली है, जिसका इस्तेमाल कीमतें बदलने के लिए किया जा रहा था। एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में किताब विक्रेता द्वारा कीमतों में गड़बड़ी की पुष्टि की गई है। आरोपी किताब विक्रेता फरार है। मामले की जांच जारी है। झारखंड में परवान चढ़ने लगी गर्मी। अगले 4 दिनों तक कई जिलों में चलेगी लू। येलो अलर्ट। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी परवान चढ़ने लगा है। राज्य के 9 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच गया है, जबकि 12 जिलों का तापमान 38 और 39 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो राज्य में अगले 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी रहेगी। आईएमडी ने राज्य के 11 जिलों में अगले 4 दिनों 23, 24, 25 और 26 अप्रैल की दोपहर तक लू चलने की संभावना जताई है और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 अप्रैल की शाम से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 23 और 24 अप्रैल को संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ जिलों में लू चल सकती है। इनमें साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो और धनबाद शामिल है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है। 25 और 26 अप्रैल की दोपहर तक की बात करें तो राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना बनी रहेगी। खासतौर पर साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा जिलों में इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 अप्रैल की शाम से राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। खासतौर पर संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 27 अप्रैल को भी यही स्थिति बनी रह सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। बरही की बेटी आस्था ने यूपीएससी में हासिल की 354वीं रैंक। पिता का सपना किया साकार। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड की बेटी आस्था ने यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 354वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। यह उनकी दूसरी कोशिश थी और इस बार उन्हें सफलता ने गले लगा लिया। आस्था ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। रिजल्ट घोषित होते ही आस्था के घर पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके पिता, जो भारतीय वायुसेना में कार्यरत रह चुके हैं, और परिवार के अन्य सदस्य गर्व से गदगद हैं। आस्था ने बताया कि परीक्षा के रिजल्ट का पल उनके लिए बेहद भावुक और संतोषजनक था। 3 साल की कड़ी मेहनत का फल आखिरकार मिल गया। उन्होंने कहा, आस्था ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता की पोस्टिंग के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त की है। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूरी की और फिर IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 1.5 साल तक एक निजी कंपनी में नौकरी करने के बाद उन्होंने 2022 में नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और मानसिक थकावट से बचने के लिए मूवी और यूट्यूब का सहारा लिया। आस्था बताती हैं कि उन्होंने शुरुआत में ज़्यादा समय पढ़ाई को दिया, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि 4 से 6 घंटे की एकाग्र पढ़ाई भी काफ़ी होती है। पहलगाम आतंकी हमला, 3 आतंकियों के स्केच जारी, जांच तेज, मृतकों के परिजनों को मुआवजा। डीजीसीए ने दी एयरलाइनों को सलाह।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन स्केचों के जरिए आतंकियों की पहचान और तलाश में स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है। इस आतंकी हमले में कई नागरिकों की जान गई है, जबकि अनेक लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खुद पहलगाम पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसी बीच नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने एयरलाइनों को परामर्श जारी करते हुए कहा कि वे टिकट की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न करें और इस परिस्थिति को देखते हुए कैंसिलेशन फीस माफ करें। यह कदम प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमन साहू एनकाउंटर केस में CID की एंट्री, FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू। पलामू जिले में चर्चित अमन साहू एनकाउंटर केस की जांच अब CID के हाथ में चली गई है। CID ने इस मामले में FIR दर्ज कर आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 11 मार्च को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोड़ा इलाके में अमन साहू का एनकाउंटर हुआ था। अमन साहू को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची के होटवार जेल लाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में हमला हुआ। हमले के वक्त अमन साहू ने ATS के एक जवान की इंसास राइफल छीन ली और फायरिंग करने लगा था। जवाबी कार्रवाई में ATS की टीम ने उसे मौके पर ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में ATS का एक जवान भी घायल हुआ था। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि CID ने केस की पूरी फाइल अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल, TMH में चल रहा इलाज। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी व भाजपा की पूर्व सांसद आभा महतो सोमवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। ये हादसा चाईबासा सरायकेला मार्ग पर उस वक्त हुआ जब वे चक्रधरपुर से जमशेदपुर लौट रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब वो सामने आ रही एक भारी वाहन से बचने के चक्कर में उनकी कार सड़क किनारे उतरकर खेत में जा घुसी। कार कई गड्ढों से होते हुए दूर तक खेत में जाती रही। हादसे में शैलेंद्र महतो कार की सीटों के बीच फंस गए, जबकि आभा महतो ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। हादसे के बाद सभी घायलों को पहले सरायकेला अस्पताल ले जाया गया, फिर एम्बुलेंस से जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल लाया गया है। इलाज के बाद आभा महतो, उनका भतीजा और अंगरक्षक को मंगलवार तड़के छुट्टी दे दी गई है, लेकिन शैलेंद्र महतो की हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती रखा गया है। उनका इलाज TMH के जीवन ब्लॉक में हो रहा है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। बोकारो मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली, 7 लाशों पर कोई दावा नहीं, शव लेने तक नहीं पहुंचे परिजन। झारखंड के बोकारो के लुगु पहाड़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए 8 नक्सलियों का पोस्टमार्टम मंगलवार को चांस स्थित पोस्टमार्टम हाउस में किया गया। मारे गए नक्सलियों के परिजन या उसके समर्थक अब तक सामने नहीं आए हैं। 8 में से मारे गए एरिया कमांडर अरविंद यादव के शव को लेने उसके भाई अजय यादव बोकारो पहुंचे, जिन्हें बोकारो पुलिस की ओर से शव जमुई ले जाने के लिए सौंप दिया गया। इन 7 नक्सलियों में विवेक 1 करोड़ का इनामी माओवादी है और सेंट्रल कमेटी मेंबर है, पर मुठभेड़ में मौत के बाद उसके शव पर दावा करने वाला अब तक सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, धनबाद जिले के जिस टुंडी इलाके से उसका संबंध है, लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। बोकारो पुलिस की एक टीम मंगलवार को मानवता का परिचय देते हुए गिरिडीह रवाना हुई, क्योंकि मारे गए 8 में से 6 नक्सली गिरिडीह के मूल निवासी हैं। फोटो दिखाकर पहचान के बाद परिजनों को शव का अंतिम संस्कार के लिए प्रोत्साहित करने में जुटे हुए हैं। शवों के पोस्टमार्टम के बाद सभी मृत 8 नक्सलियों का बेसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं DNA जांच के लिए मृत शरीर से सैंपल संग्रहित कर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर से निकले 2 बुलेट भी सुरक्षित रखे गए हैं। पोस्टमार्टम होने तक किसी भी मृत नक्सली के शव को हासिल करने के लिए कोई दावा पेश नहीं किया गया है। उनके कोई भी संबंधित शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधान के तहत 72 घंटों के लिए 4 नक्सलियों के शव को अनुमंडल अस्पताल चांस व 4 के शव को BGH की मॉर्चरी हाउस में सुरक्षित रखा गया है। अगर इस अवधि तक शव हासिल करने का कोई दावेदार नहीं आता है तो पुलिस उन शवों को दफनाने की प्रक्रिया पूरी करेगी। बोकारो में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घर में घुसा, शादी की तैयारी में जुटे परिवार के घर में हादसा, चालक फरार, किसी को गंभीर चोट नहीं। बोकारो में तड़के एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बच गया। बसंती मोड़ स्थित कॉलिंग पॉइंट नंबर 2 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर हनुमान मंदिर के सामने स्थित एक घर में जा घुसी। घटना सुबह 4 बजे के करीब की है। घटना के समय घर के मुखिया संजय चौधरी जागे हुए थे। वे बिहार के अरवल जिले के रहने वाले हैं। घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। स्कॉर्पियो चालक सेक्टर 9B रोड का रहने वाला है। वह हादसे के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घर के सामने एक गड्ढा था, इस वजह से वाहन की रफ्तार
रफ्तार कुछ कम हो गई। इससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। घर के मालिक की पत्नी रीता देवी ने बताया कि उनके बड़े बेटे का तिलक 30 अप्रैल को और शादी 5 मई को होनी है। पूरा परिवार गुरुवार को गाँव जाने वाला था। हरला थाना के सब इंस्पेक्टर धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। घर वालों ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। इंडियन आर्मी को टेररिस्ट समझ रोने लगे पर्यटक। महिला बोली, बच्चे को कुछ मत करना, फौजी ने दिलाया भरोसा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर आतंकियों ने फायरिंग की। वेस्टर्न घाटी घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया गया। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले के बाद जब आर्मी के जवान वेस्टर्न घाटी पहुंचे तो महिलाओं बच्चों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया, क्योंकि फायरिंग करने वाले आतंकवादी भी फौजियों की वर्दी में थे। इसके बाद जवानों ने उन्हें समझाया कि हम इंडियन आर्मी हैं। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या। मामला एसएसपी ऑफिस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया घेराव। बोले, हफ्ते भर मिले न्याय, नहीं तो आंदोलन। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह की हत्या के 48 घंटे के बाद अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत भी सुवर्णरेखा बर्निंग घाट पहुंचे। यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो पैदल ही जमशेदपुर एसएसपी आवास पहुंचे। वहां पहले से सीसीआर डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात थी। राज सिंह शेखावत ने एसएसपी ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। इसे लेकर राज सिंह शेखावत और उनके समर्थकों की दोनों डीएसपी व पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। फिर सभी गेट के पास ही धरने पर बैठ गए और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। धरने पर बैठे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और उनके समर्थकों ने जमकर पुलिस विरोधी नारेबाजी की है। करीब 1 घंटे तक हंगामा के बाद एसएसपी किशोर कौशल ने कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 सदस्यीय टीम के साथ बैठक की। एसएसपी किशोर कौशल ने इस हत्याकांड में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने और 1-2 दिनों में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान राज शेखावत ने एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपा और विनय सिंह की हत्या के लिए पुलिस को दोषी ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोडरमा में पहली बार प्रो कबड्डी लीग, 3 दिन चलेंगे मैच। 6 पुरुष और 4 महिला टीमें लेंगी हिस्सा। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित सीएच स्कूल मैदान में कोडरमा कबड्डी लीग का आयोजन हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाली इस कबड्डी लीग में 10 टीमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 4 महिला और 6 पुरुष टीम शामिल है, जहां आपस में एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मैच गुरुवार को खेला जाएगा। कबड्डी लीग का पहला मैच जैन द सुपर जॉइंट और मॉडर्न मिरेकल के बीच खेला गया है। कबड्डी लीग उद्घाटन के मौके पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित टीम इंडिया के चीफ कोच बलवंत सिंह, वर्ल्ड चैंपियन मोहित चिल्लर और कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड विपिन सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस कबड्डी लीग के मैच का आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। कोडरमा कबड्डी लीग का शुभारंभ मैदान के चारों ओर जगमगाती रोशनी और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। बता दें कि प्रो कबड्डी लीग के तर्ज पर कोडरमा कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है। केंद्र आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आतंकियों को नहीं बख्शा जाएगा, बाबूलाल मरांडी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं एवं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय कृत्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। विश्वविद्यालय कर सकेंगे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। झारखंड में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रोन्नति का अधिकार राज्य के विश्वविद्यालयों को देने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगातार हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को यह अधिकार देने का मन बना रही है। इसके लिए झारखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए एक यूनिवर्सल एक्ट तैयार किया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में जेपीएससी से विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जबकि सरकार की ओर से 2416 नए असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से नियुक्ति होनी है। जेपीएससी को इसका विज्ञापन जारी करना है, लेकिन अभी भी सभी विश्वविद्यालयों की ओर से अधियाचना नहीं भेजी गई है। वहीं इनकी प्रोन्नति में भी देरी होती है। रांची नगर निगम में हुआ रिकॉर्ड तोड़
टैक्स कलेक्शन, इन क्षेत्र के लोगों ने दिया सबसे ज्यादा टैक्स। रांची नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बम्पर टैक्स जमा हुआ है। राजधानी के बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया है, जबकि धुरवा क्षेत्र के लोगों ने सबसे कम टैक्स दिया है। बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र से नगर निगम को 3.50 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स मिला है। इसके अलावा वार्ड 39 धुरवा के लोगों ने केवल 6 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स जमा किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रांची नगर निगम ने रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन किया है। राजधानी वासियों ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स नगर निगम में जमा किया है। टैक्स कलेक्शन का यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम ने 70 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन किया था। टैक्स के रूप में वसूले गए 92 करोड़ रुपए शहर में जनता के लिए आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में करोड़ों के इनाम वाले बचे 3 नक्सली। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। हाल के दिनों में नक्सलियों ने चाईबासा जिले में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। इस बीच झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 2 दिन पहले बोकारो जिले के गोमिया इलाके में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने महिला समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड से नक्सली को खात्मे करने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता लगातार आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। झारखंड में अब मात्र 3 ऐसे नक्सली बच गए हैं जिनके सिर पर 1-1 करोड़ का इनाम घोषित है। उनमें पहला नाम भाकपा माओवादियों के ईआरबी सचिव मिसिर बेसरा का है, दूसरा सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी और तीसरा आकाश मंडल उर्फ अनमोल का है। तीनों के सिर पर 1-1 करोड़ का इनाम घोषित है और सबसे खास बात यह है कि तीनों ही कोलाहन में एक्टिव हैं, लेकिन तीनों सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। रांची के मयंक पहलगाम हमले से चंद मिनट पहले होटल पहुंचे थे। बोले चारों ओर डर और सन्नाटा पसरा है। रांची के काके इलाके के निवासी मयंक कुमार मंगलवार को उस वक्त पहलगाम में मौजूद थे जब वहां आतंकी हमला हुआ है। मयंक ने मीडिया से फोन पर बातचीत में बताया कि वह हमला होने से कुछ ही देर पहले अपने होटल पहुंचे थे। अपनी शादी की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मयंक अपनी पत्नी के साथ 1 सप्ताह पहले कश्मीर पहुंचे थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मयंक पहलगाम की पहाड़ियों की सैर पर निकले थे और दोपहर लगभग 1 बजे नीचे लौटे थे। करीब आधे घंटे बाद ही आतंकवादी हमले की खबर मिली थी। इसके तुरंत बाद वह सीधे अपने होम स्टे पहुंच गए। थोड़ी ही देर में चारों ओर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। माहौल में बेचैनी फैल गई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मयंक ने बताया कि जहां वे ठहरे थे वहां स्थानीय लोगों ने उन्हें संभाला और ढांढस बंधाया। सुरक्षा कारणों से उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। फिलहाल पूरे इलाके में सन्नाटा और भय का माहौल है। मयंक ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे बुधवार सुबह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर मयंक दिल्ली की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। जेपीएससी सिविल जज पीटी रिजल्ट के 9 माह बाद मांगी गई आवेदन की हार्ड कॉपी 13 मई तक जमा करने का निर्देश। जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभिक परीक्षा पीटी में सफल अभ्यर्थियों से आवेदन की हार्ड कॉपी मांगी है। यह हार्ड कॉपी 13 मई 2025 के शाम 5 बजे तक जेपीएससी कार्यालय में जमा करनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन पत्र के साथ अपने सभी शैक्षणिक एवं जाति प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है या वे भूल चुके हैं, वे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की मदद से पुनः आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारियों पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और भूमि संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। बोकारो जमीन घोटाला, ईडी की छापेमारी समाप्त, नकद सहित कई दस्तावेज जब्त।
बोकारो जमीन घोटाला मामले में 22 अप्रैल को शुरू हुई ईडी की छापेमारी और सर्वे आज समाप्त हो गई है। छापेमारी के दौरान बिहार के बांका से 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जमीन में हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने बोकारो जमीन घोटाले की जांच के दौरान 17 ठिकानों पर छापा मारा और 3 ठिकानों पर सर्वे किया। छापेमारी के दायरे में राजवीर कंस्ट्रक्शन जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के साथ साथ जमीन खरीदने वालों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा चांस के पूर्व अंचल अधिकारियों और सब रजिस्ट्रार को भी जांच के दायरे में रखा गया था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वे के दौरान ईडी ने बोकारो की जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा बोकारो डीएफओ और अंचल कार्यालय में सर्वे के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज और इससे संबंधित पत्र आदि जब्त किए गए हैं। मनरेगा केंद्र के पास सामग्री मद में 750 करोड़ से अधिक का बकाया, सप्लायर टेंडर भरने में कर रहे आनाकानी। मनरेगा में सामग्री मद में 750 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। यह बकाया पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर अब तक का है। विगत वित्तीय वर्ष के फरवरी तक करीब 550 करोड़ रुपए का अब 200 करोड़ तक और बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा सामग्री मद की राशि समय पर नहीं मिलने से झारखंड में मनरेगा का काम प्रभावित हो रहा है। वेंडर सप्लायर अब मनरेगा योजना में भागीदार बनने में आनाकानी कर रहे हैं। जिले प्रखंड की विभिन्न योजनाओं में टेंडर भरना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारियों के लगातार हस्तक्षेप के बाद कुछ वेंडर मान रहे हैं। उन्हें यह आश्वासन देकर मटेरियल के सप्लाई के लिए राजी किया जा रहा है कि जैसे ही पैसा आएगा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है। सप्लायर वेंडर बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए पौधा गमला सहित अन्य सामग्रियों का सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पशु शेड सहित अन्य योजनाओं में भी दिक्कत हो रही है। चित्रा कोल माइंस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत, टैंकरों की मदद से घरों तक पहुंचेगा। झारखंड के देवघर जिले में गर्मी आते ही पानी की किल्लत होना आम बात है। शहरी इलाके के रिहायशी कॉलोनी में भी पानी के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सिर्फ शहरी इलाके ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं। देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी सारठ प्रखंड के चित्रा क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा ओपन कोल माइंस संचालित होता है। मालूम हो कि चित्रा में ECL का कोल माइंस संचालित है। यह कोल माइंस राज्य एवं केंद्र सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सरकार को राजस्व का काफी लाभ मिलता है। सरकार इस क्षेत्र के लोगों की जमीन को अधिग्रहण करके कोयला निकाल रही है, लेकिन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रही है उन्हें न तो मुआवजा मिल रहा है और न ही बुनियादी सुविधा मुहैया हो पा रही है। चित्रा कोल माइंस के कारण प्रभावित हो रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि पानी की आवश्यकता है तो चित्रा इलाके में है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी की किल्लत यही है। स्थानीय एवं मुखिया प्रतिनिधि सुजीत रजक बताते हैं कि इस क्षेत्र के चित्रा, देवघरिया, तुलसी डाबर सहित कई गांवों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। कोयलांचल में फर्जी लोग संगठन के नाम पर कर रहे अवैध वसूली, TPC। कोयलांचल क्षेत्र में फर्जी लोगों द्वारा अवैध वसूली किए जाने को लेकर TPC उग्रवादी संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन की रीजनल कमेटी की ओर से इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कुछ फर्जी लोग संगठन का नाम लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे स्थानीय किसान और मजदूरों का शोषण हो रहा है। TPC ने स्पष्ट किया कि संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है और यह प्रयास संगठन को बदनाम करने की साजिश है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे लोग अपनी गतिविधियां बंद नहीं करते हैं तो उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉडल जेल मैनुअल अब तक नहीं बनने पर हाईकोर्ट नाराज। गृह सचिव को 28 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का दिया निर्देश। जेल मैनुअल में सुधार एवं जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ली गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में अब तक झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि 3 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है, लेकिन 3 माह के बाद भी अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। सरकार की ओर से कुछ और समय की मांग मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए की गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।